और अब वो खबर जिसका देश को इंतजार है। जी हां, कोरोना वैक्सीन पर आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। फाइजर इंडिया ने भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को इस सिलसिले में अपना आवेदन भी सौंप दिया है। आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को में कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है और अब फाइजर की भारतीय इकाई में कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास आवेदन दिया गया है। मनीष कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, और साथ ही मेरे साथ खास मेहमान भी, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, सीधा सबसे पहले तो यही खुशखबरी जो है, आसान से शब्दों में रूस के बाद भारत में क्या होने जा रहा है, समझा दीजिए। देखिए, आपको बता दें आशा की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कोरोना को लेकर फाइजर ने जो वैक्सीन बनाया है, फाइजर ने भारत में लोगों के लिए ये वैक्सीन उपलब्धता कराने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उससे मंजूरी मांगी है। 4 तारीख को ये आवेदन दिया है और फाइजर ने कहा है कि हम भारत में कोरोना का जो वैक्सीन है उसको उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो DCGI जो है उसके तरफ से मंजूरी का उसको इंतजार है, लेकिन फाइजर पहली कंपनी है जो कि कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए DCGI के पास किसी ने आवेदन किया है। अगर रूस में उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको बता दें कि ब्रिटेन में और बहरीन में ये वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए फाइजर को मंजूरी दे दी गई है। भारत तीसरा देश है जहां पे फाइजर ने ये मंजूरी मांगी है। यहाँ के ड्रग कंट्रोलर से देखना होगा कि ड्रग कंट्रोलर इसको लेकर क्या कदम उठाता है, लेकिन फाइजर अगर वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहता है, उसने एक वैक्सीन जो है उसको इन्वेंट किया है, तो भारत के लिए एक बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी राहत की बात है आशा कि भारत में भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है DCGI की मंजूरी मिलने के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। हालांकि मनीष, एक छोटी सी जानकारी ये भी दे दीजिए इससे पहले कि मैं भार्गव जी का रुख करूं, कब तक का समय है जवाब देने के लिए DCGI के पास? देखिए, मुझे लगता है कि DCGI बहुत जल्द इस पर निर्णय लेगा। 4 तारीख को यह आवेदन जो है फाइजर की जो इंडिया में जो यूनिट है, उपक्रम है, उसके द्वारा जो है DCGI को यह आवेदन किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिन में इस पर निर्णय आ जाएगा और जिसके बाद जो है भारत में उसने क्लिनिकल ट्रायल के लिए, एक तो भारत में इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी मंजूरी मांगी है लोगों पे। तो ये मंजूरी का इंतजार है DCGI को इस पर। आपको पता है कि सेक्टर की रेगुलेटर जो है वो ड्रग कंट्रोलर जो है ये DCGI है, तो वो निर्णय जैसे ही लेगी, फाइजर को मंजूरी मिल जाएगी, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कदम होगा और भारत में वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा। अब राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर फोर्टिस अस्पताल के इस वक्त। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। और जब हम कह रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी, तो सर आप ही से तस्दीक करना चाहूंगी, आने वाली है खुशखबरी कहूं इसे मैं, और कितना वक्त इसमें? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बट ये एक चुनौती के साथ खुशखबरी है। इसे हम कॉशियस ऑप्टिमिज्म कहते हैं। क्यों? इसका समझना जरूरी है। अभी तक विश्व में सिर्फ 2 ही कंट्रीज ऐसी हैं, जो यूके और बहरीन, जिसने इमरजेंसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया है। यूएस में पिछले हफ्ते बहुत बड़ी डिबेट थी। लेजिस्लेटर्स ने बोला कि क्या हम यूएस वाले यूके से पिछड़ गए हैं, क्या यूरोपियन यूनियन यूके से पिछड़ गया है? तो और डेटा जो फॉसी है, एंथनी फॉसी, जो अमेरिका के सर्वोच्च इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, उनका ये कहना था कि अभी डेटा और देखना आवश्यक है। ये तो रही बात डेटा की। जो इंडिया ने हमारे DCGI को आवेदन डाला है, वो ये डाला है कि क्लिनिकल ट्रायल को वेव करके हम सीधे डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मंडे से यूके में 8 लाख वैक्सीन का रोल आउट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो उनके इकोनॉमिक मिनिस्टर ने कहा है। इसके साथ बड़ी चुनौती यह है कि वैक्सीन की कॉस्ट कितनी होगी। यूके में जो कॉस्ट लिखी गई है वो $19 रखी गई है। $19 का मतलब हो गया 1400 रुपए एक शॉट का और 2800 रुपए 2 शॉट का। पहली चीज ये। दूसरी प्रॉब्लम, -70 डिग्री का रेफ्रिजरेटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लास्ट माइल तक दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा, आप जहां लोग हैं
लोग हैं वहां पे तो -70 का डिग्री का टेम्परेचर मिल जाएगा। उसके लिए भी फाइजर ने नया प्रोग्राम रोल आउट किया है कि वैक्सीन के डब्बे ऐसे बनाए हैं जो 30 सर, दिन तक लेकिन चल जो आप जाएं। चुनौती तो कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं उसमें एक जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, एफिकेसी किसी भी वैक्सीन की कितनी है ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पहलू को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि भारत में जब आएगी, मान लीजिए अनुमति मिल भी जाए, तो क्या इसके पहले परीक्षण होगा, उसमें कितना समय लगेगा, कितने बड़े स्तर पर यह परीक्षण करना पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं पर बात करना जरूरी हो जाता है। थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे डॉक्टर भार्गव से, लेकिन पहले आपको यह बता दें, फाइजर ने भारत में भी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति तो मांग ली है। ब्रिटेन में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के टीके लगने भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन फाइजर की इस वैक्सीन को लेकर कई अहम सवाल हैं। विपनेश के पास आपको लिए चलती हूं, मेरी सहयोगी, जो आपको दिखाएंगी पहली वैक्सीन की पूरी पाठशाला। अब आप ये तो जान ही चुके होंगे कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन में अप्रूवल मिल चुका है और वहां इसके टीके लगने शुरू भी हो गए हैं। लेकिन ये वैक्सीन कितने दिन में बनी, कितनी सेफ है और क्या ये वहां रहने वाले भारतीयों को भी दी जाएगी? आइए अब आपको पहली कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आपके सारे सवालों का जवाब दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन बनाने में कितना वक्त लगा है, तो अब आप इसका जवाब भी देख लीजिए। फाइजर की वैक्सीन जिसे बनने में 10 साल का वक्त लग सकता था, वो 10 महीने में तैयार की गई है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इसके लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं अपनाया गया है, बल्कि वैक्सीन के सभी दौर के ट्रायल कंप्लीट किए गए हैं बखूबी। ब्रिटेन ने रिसर्च में 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा का अध्ययन किया गया है, जिससे कम वक्त लगा है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि वैक्सीन पर काम कर रही टीम ने 24 घंटे दिन रात काम किया है। आइए अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आपके मन में भी सवाल होगा कि यह वैक्सीन आखिर कितनी सेफ है, सुरक्षित है, तो इसका जवाब आप देख लीजिए। करीब 44,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, किसी पर भी इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं दिखाई दिया। हालांकि कुछ लोगों ने थकान और सिर दर्द की शिकायत जरूर की, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए ऐसा कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है। और बारी तीसरा और सबसे अहम सवाल, यह वैक्सीन भारत की पहुंच से कितनी दूर है, यह आप सोच रहे होंगे, और इस सवाल का जवाब जानने में आपकी बेहद दिलचस्पी भी होगी। तो देखिए, इस वैक्सीन के पैकिंग से लेकर स्टोरेज और लगाने तक बेहद कम यानी कि -70 डिग्री तापमान की आवश्यकता होगी। भारत में अभी इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। भारत में वैक्सीन के लॉन्च को लेकर भी कोई चर्चा नहीं की गई है और साथ ही सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर से भी अब तक कोई बात नहीं की है, कोई करार नहीं किया है। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह वैक्सीन सिर्फ ब्रिटेन में ही लगेगी? इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइजर ने बाकी देशों में भी वैक्सीन के लिए अप्रूवल मांगा है। अमेरिका में वैक्सीन के लिए अप्रूवल मांगा गया है। अप्रूवल के लिए कंपनी ने बकायदा आवेदन कर दिया है। जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ भी करार हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण करार हैं। अब यहां पर आगे सवाल यह उठता है कि आखिर फाइजर कितने टीके तैयार करेगी, तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए, देख लीजिए। दिसंबर तक कंपनी ने 5 करोड़ डोज तैयार कर ली हैं। 2021 तक 130 करोड़ डोज बनाने का टारगेट तय किया गया है और इसके लिए फाइजर को दूसरे निर्माताओं की मदद इसमें लेनी होगी। ब्रिटेन में कंपनी ने 2021 तक 4 करोड़ डोज देने का करार किया है और यहां 2 करोड़ लोगों को 2-2 डोज देने का प्लान है और बाकी वैक्सीन दूसरे देशों की सप्लाई की जाएगी। अब एक सवाल यहां पर यह जरूर उठता है आपके मन में कि जैसे हमारे देश में चर्चा भी है कि पहला टीका किसे लगेगा, किसे मिलेगा, ब्रिटेन में इसको लेकर सरकार का प्लान आखिर है क्या, दिखाते हैं। सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ वर्कर और घरों में इलाज करा रहे मरीज हैं और इसके बाद नंबर 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का है और फिर पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों का है। इसके बाद आइए नंबर आता है 75, 70, 65 से ऊपर वाले लोगों का। हालांकि बच्चों को वैक्सीन देने का अभी इसमें कोई प्लान इंक्लूड नहीं है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों का क्या होगा?
क्या यह टीका उन्हें भी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? इसका जवाब है कि वैक्सीनेशन के लिए ब्रिटेन में सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। एक खास कमेटी बनाई है इसके लिए। वो कमेटी सिफारिश करेगी कि टीका किसे देना है, बाहर से आए किस वर्ग को पहले देना है और किसे बाद में देना है। तो यह है दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन की पूरी ABCD। जी हां, तो फाइजर की जो वैक्सीन है उसकी पूरी डिटेलिंग हमने आपको दी। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने, याद होगा आपको, देशवासियों को खुशखबरी देते हुए कहा था देश को कोरोना वैक्सीन मिलने वाली है। कुछ वैक्सीन ही हफ्तों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी और वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का काम भी शुरू हो जाएगा। सुनिए उस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। और अब मान लीजिए वैक्सीन आ गई, टीका लगना शुरू होगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कितने डोज लेने होंगे और एक डोज में कितने दिनों का गैप होना जरूरी है। आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर कोरोना से बचने के लिए किस वैक्सीन का कितना डोज लेना होगा और इसमें अंतर कितना होगा। आपको हम जल्द ही बनकर तैयार होने वाली दुनिया की टॉप वैक्सीन के बारे में बताते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात ब्रिटेन की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की करते हैं। जी हां, कोरोना से बचने के लिए लोगों को इसे 2 बार लेना होगा। पहले और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का गैप होगा। अमेरिका की फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को भी 2 डोज में लोगों को लेना होगा। दोनों डोज के बीच अंतर वही है, 28 दिन का। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन भी 2 डोज लेने पर ही कोरोना से बचाने में कारगर साबित होगी। इसे भी 28 दिन के अंतराल पर आपको लेना होगा। इस अंतर का आपको ध्यान रखना होगा। और आइए भारत की बात कर लेते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका भी 28 दिन के गैप में आपको 2 बार लगेगा। अमेरिका की नोवावैक्स भी 2 डोज में लगेगी और अंतर होगा 21 दिन का। रूस की स्पुतनिक की बात कर लेते हैं, 21 दिन के अंतर पर यह भी लगेगी। बेल्जियम की जॉनसन एंड जॉनसन के पहले और दूसरे डोज में 56 दिन का गैप होगा। ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा, बहुत जरूरी जानकारी है यह आपके लिए। चीन की सिनोवैक वैक्सीन को सिर्फ 14 दिन के गैप में 2 बार आपको लेना होगा। और इसी तरह चीन की बात कर लेते हैं। चीन की ही आपको बता दें कि वहां सिनोफार्म की वैक्सीन के पहले और दूसरे गैप में 21 दिन का अंतर होगा। यह वैक्सीन का अंतराल है कि कितने अंतर में कौन सी वैक्सीन आपको लेनी होगी। तो हर डिटेलिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन आने वाली है, यह खुशखबरी है भारत के लिए। मैं सीधा रुक करती हूं, डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर। सर, अहम सवाल ये, और अभी जो हम डिटेलिंग दिखा रहे थे इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस वैक्सीन को बनने में 10 साल अगर नॉर्मल सिचुएशन होती लग जाते, वो वैक्सीन अगर 10 महीने में बन रही है, तो हाल फिलहाल चलिए ये तो आप परीक्षण कर लेंगे, वैज्ञानिक परीक्षण हो जाएगा कि कोई साइड इफेक्ट इसका होता है या नहीं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट नहीं होगा। इस बात को लेकर के आप कैसे आश्वस्त होंगे? इसको लेकर के तो कोई परीक्षण अभी हो नहीं सकता। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट उठाया है। इस समय जरूरत इस बात में समझने की है कि ये mRNA प्रोटोकॉल है,
जो कि नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमने 10 साल की चीज को शायद 10 महीनों में कंप्रेस कर पाया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिस हिसाब से पैंडेमिक में जान जा रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी एफिकेसी कितने दिन तक रहेगी, 3 महीने या 6 महीने, ये आने वाला समय बताएगा। फाइजर का भी अगर आप डिटेलिंग देखें तो कोई ये नहीं कह पा रहा कि ये 1 साल तक चलेगी या 2 साल तक चलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो साइड इफेक्ट है, वैक्सीन देने के बाद वॉलंटियर्स जो वैक्सीन अब मिलेगी उन्हें 2 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा लेट साइड इफेक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये mRNA बेस्ड प्रोटोकॉल्स है, पहले डीएनए बेस्ड होते थे, इनएक्टिवेटेड होते थे, ये सिंथेटिक mRNA है जिसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है देखने के लिए कि आगे कितना रहेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि 28 दिन का अंतराल रहेगा, तो पहले दिन से लेकर 28 दिन तक में आप अपना मास्क नहीं हटा सकते, वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के बाद 7 से 14 दिन बाद एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती हैं। मतलब जिस दिन आपको पहला टीका लगा उसके 1.5 महीने तक भी आपको 3 चीजों का पालन करना आवश्यक है। देखिए, वैक्सीन के आने पे ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी पद्धति को चेंज कर दें। वैक्सीन आ जाएगी, 95% लोगों को बचा पाएगी, पर क्या उनकी शेडिंग को बचा पाएगी? देखिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आप कह रहे हैं, मैं रोक रही हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन रोकना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा वक्त की कमी है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स और बहुत जानकारी जो महत्वपूर्ण है आपने साझा की है। तो देखिए, वैक्सीन आने वाली है, खुशखबरी है, लेकिन चुनौतियां बरकरार है और इसलिए सजग रहना और हर चुनौती से पार पाने के लिए पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।